भारती। सखी सहेली। सुनने वाले सभी श्रोताओं सखियों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, हम आशा करते हैं हमारे सारे जो जितने श्रोता है ना सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब अपना ध्यान रख रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बारिश अगर है तो भी अपना ख्याल रखना जरूरी है, और जहाँ गर्मी है वहां पर भी एहतियात बरतना तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और क्या है ना, जब ऐसे अचानक से पूछ लेते हैं या यूं कभी कभार पूछ लिया जाना कि क्यों, कैसे हो, क्या हाल है, बड़ा अच्छा लगता है, अपनापन भी लगता है। तो केवल इसलिए हमने नहीं पूछा है, लेकिन भाई हम सचमुच चाहते हैं कि आप सब खुश रहें और कुछ बताना भी चाहते हैं, इसलिए भी बात शुरू करना है। तो भाई बताना ये है कि आज क्या क्या है हमारे पिटारे में। जी बिल्कुल, आज कथा सुधा का दिन है और हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज कहानी कौन सी सुनेंगे। तो कौन सी कहानी सुनेंगे? आज हम सुनेंगे तेतर कहानी। तो तेतर जो कहानी है, एक बड़ी खास बात है ना दीपा बिटिया, देखो आज का दिन बड़ा खास है, मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है जी। तो इस जयंती के अवसर पर ही ये दिन पड़ रहा है आज का, मतलब हमारा कथा सुधा का भी दिन है जी। तो अच्छा वाकया है ना, अच्छा इत्तेफाक है। तो ये जो संयोग बना है तो आप इसका मजा लीजिएगा। तेतर का पहला भाग आज हम सुनेंगे, प्रेमचंद की कहानी का है जी। और कहानी पठन है ना जी। वो और आजकल फोन पर रहते हैं हम, सोशल मीडिया पे भी हमारा वक्त थोड़ा बढ़ गया ना, हमारे हाथ में रहता है हर समय फोन। तो उसमें क्या होता है बुआ, हैकर्स की नजर भी पड़ जाती है कि क्या है, आपने क्या जानकारी दी है, और कहीं ना कहीं उसमें हमें धोखे का सामना न करना पड़ जाए। तो क्या फोन किनारे रख देंगे तो चलेगा? नहीं, फोन किनारे पे नहीं रखना है, बस कुछ सावधानियां रखनी, थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बातें तो बहुत सारी हैं भाई। बाल सबके घने हो, खूबसूरत हो, सिल्की हो, हम सब चाहते हैं, लेकिन घने बालों के लिए घरेलू उपचार तो हम लोग थोड़े थोड़े बता देंगे, और आपके पास जो है वो आप हमें बताएंगे हमें। और बच्चों को देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है, लेकिन क्यों होता है? ये राज की बात है ना जी। बिल्कुल, क्यों खुश हो जाता है और क्या उनमें ऐसी बातें, चलिए उनको देख के खुश हो जाता है मन, ये बात तो है बुआ। और छोटी छोटी बातें उनकी जो कि बड़े बड़े गुण हैं वो, तो वो अगर हम भूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हम उन गुणों को, कहीं कहीं छूटते चले जाते हैं, जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, इसीलिए बड़े हो जाते हैं, पता है। और हम सोचते हैं कि ये छोड़ेंगे तभी हम बड़े होंगे, परिपक्व हो जाएंगे, बड़े समझदार कहलाएंगे। लेकिन ये समझदारी वाकई समझदारी है कि नहीं है, ये हम आज बात करेंगे है ना जी। बिल्कुल। और देखो ऐसा है कि अक्सर हम उन्हीं संदेशों को शामिल करते हैं जो हमारे विषय से संबंधित हों, और हमारे साथी लिखते भी उसी पर हैं। लेकिन आज एक बड़ा प्यारा सा संदेश आया है, लाजवाब प्रोग्राम है, बचपन से ही मुझे रेडियो विविध भारती से बहुत लगाव है, इसके बिना तो सब कुछ सूना सूना हो जाता है। पापा को भी बहुत पसंद था, गजब की लगन से सुनते। जिस दिन रेडियो खराब हो जाता वो उसे छोड़कर काम पर जाते, फिर क्या पेशकश से इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, उसे खोल खाल कर तार जोड़ने की कोशिश करती, और अक्सर रेडियो बजने लगता था, एक जादू सा लगता। फिर क्या, पापा खुश, चाय की चुस्की के साथ विविध भारती का संग, एक से एक रंग, और फिर सखी सहेली। वास्तव में ऐसा लगता है कि अपनी सहेलियों के साथ हैं। क्या बात है। तितली के पीछे कैसे भागा करते थे, है ना बुआ? तो आज क्यों नहीं भागती, ये बताओ। यही जानना चाह रहे हैं, यही अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाह रहे हैं, उनकी मन की बातें भी पूछ रहे हैं, उन्होंने कई सारे कमेंट्स भेजे भी हैं। हाँ भाई, ये कहते हैं कि अगर आपके बच्चे खुश हैं तो उनकी खुशी में शरीक होकर खुद को खुश रखिए। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि अगर आपके बच्चे आपके कमरे में कोई भी खेल को खेल कर खुश है और आप मोबाइल देखने में व्यस्त हैं और इससे आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप तुरंत उसकी मम्मी या उसके पापा को अपने कमरे से ले जाने को कहते हैं। शायद आप ये नहीं जानते कि जब वो खिलौने से खेलकर हंसते हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी उसकी हंसी में उसका साथ दें और उसके साथ आप भी खेलने का प्रयास करें। यही तो बस हमने तितली के पीछे भागना छोड़ दिया है ना? सच बात है बुआ कि जो बचपना होता है ना, ये बिल्कुल कोरा पन्ना कह लीजिए या खाली स्लेट है बिल्कुल, कि उसपे जो वो खुद भी लिखते चले जाते हैं और जो बड़ों ने लिख दिया वो चीज उनमें अंकित होती जाती। और ये नहीं है कि हर बच्चा एक सा होता है, कोई बहुत उत्सुकता लिए हुए बच्चा रहता है, कोई शांत भी रहता है, लेकिन हर एक के अपने गुण हैं। हाँ, लेकिन मस्ती का जो गुण होता है वो सब में रहता है, वो सब में। तो ये हमें सीखना ही चाहिए, और जिस समय वो मस्ती कर रहे हैं तो हम भी साथ में मस्ती कर लें, तो शायद हम अपने बचपन में चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब बचपन में जाएंगे तो फिर जब सोचेंगे उस पे, तो एक और गुण है उनका कि जिज्ञासा का गुण। हाँ, बहुत क्यूरोसिटी, और हर चीज में क्यों उनका बहुत रहता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, जो सवाल रहते हैं हम कई बार
परेशान हो जाते हैं उनके सवालों से, लेकिन ये है कि वो अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान लेते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है, ये कहने का यही मतलब है कि ये जिज्ञासूपन जो है वो बरकरार रखिए, और जिंदा वही है जिसके में ये गुण है, यानी कि जिज्ञासा या सपने देखना या कुछ नया करने का जज्बा, ये जरूर रहना चाहिए। इसके संग संग जो बच्चे होते हैं ना, उनमें एक होता है कि वो ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं दूसरे क्या सोचेंगे, तो एक निडर रहते हैं ना वो, उन्हें ये डर नहीं रहता, हाँ, कि हम अभी इसको फेंक देंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हमने इनका ये छू लिया तो कहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे। हम तो पहले यही सोचते हैं कि अरे ये नाराज ना हो जाए कहीं, है ना। और वो जो बच्चे का खास तौर पे कभी आपने भी ये जरूर देखा होगा, जब घर में सब बड़े पापड़ खाते हैं ना, तो उसको जो तोड़ने की आवाज आती है, हाँ। बच्चा खाना चाहता है, और हम क्या बोलते हैं, अरे इसमें मिर्च है, ये मत खिलाओ। लेकिन अगर बहुत छोटे आज से अगर उनको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए ना, तो वो खा लेते, क्योंकि उन्हें डर है नहीं है, और उन्हें पता भी नहीं है कि इसमें मिर्च है और मुझे जबान में मुझे तीखा लग सकता है, दिक्कत होगी। जी, तो जो उनकी निडरता रहती है, पता नहीं क्यों बड़े होकर के हम क्यों चीजें इतनी ज्यादा सोचने लग जाते हैं, कुछ ज्यादा सोचने लग जाते हैं, या अंदर एक भय शायद भविष्य का होने लग जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर वक्त हमारी सब लोग तारीफ करें, और इस चक्कर में हम ये चाहते हैं कि जो सबसे अच्छा है हम अपना वो प्रदर्शित करें, ताकि सब लोग कहें कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे हैं। तो वो जो डर रहता है मन में कि कहीं ना कहीं जहां हम जो स्थिति में हैं उससे कहीं नीचे न हो जाए या कोई बुराई न कर दे, कहीं ना कहीं ये मन में रहता है। और वर्तमान की हमें जो है ना, जो खुश रहने के वर्तमान में रहने की स्थिति जो है, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, या हमने पिछला जो किया था उसके बारे में सोचते हैं कि अरे हमने कल ऐसा किया था तो कहीं कोई देख लेगा तो ऐसा तो नहीं कहेगा, वैसा तो नहीं कहेगा। तो वर्तमान में जीना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि ना, छोटे बच्चे वर्तमान में जीते हैं इसलिए वो खुश रहते हैं, दिल खोल कर हंसते हैं, रोते भी हैं, पल में सब कुछ भूल जाते हैं, रोना क्यों आया था भूल जाते हैं, इसलिए बच्चे खुश रहते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने पर हम भी बड़े भी खुश हो जाते हैं। बच्चे चिंता मुक्त रहते हैं, शायद इसलिए ज्यादा खुश रहते हैं। जी, कुछ ऐसी ही बात एक और संदेश में आया है बुआ, कि बच्चों से तो खुश रहने की प्रेरणा मिलती ही है, न आगे की चिंता न पीछे की खबर, वो जो भी है सो आज ही है। सच में खुश रहने का मूल मंत्र भी यही है। बालक जिस तरह खुश होकर अपने आज में जीता है, उसी प्रकार खुश हो हम अपने आज को संवार सकते हैं, फिर दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि खुशी के जो मूल मंत्र हैं हम उससे विज्ञ जो हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बचपन को भली भांति निहारना होगा। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो समझ में आई बात कि हम ये भूल जाएं कि हमें किसी ने कुछ कहा था बुरा, या हमने कुछ गलत किया था, तो हमें उसे भूलना पड़ेगा या उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। यानी कि वर्तमान में रहना और पिछली कोई भी जो बात हुई है उसे भूल जाना। एक और उनकी खास रहती, खरे दिल का मतलब बच्चे मन के सच्चे, है ना। अभी झगड़ा करते हैं और पल में भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो देखो, इसको जोड़ते हुए हमारे एक साथी ने बाकी हमारे जो विषय हैं उनको लेकर भी बड़ी अच्छी सी बात लिखी है। प्रेमचंद की राह में बैठे हैं, बच्चों से खुश रहने की प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चों से आज भी कुछ नया सीखकर आनंदित रहने की कोशिश कर रहा हूं। हम पिता नहीं पर उनके मित्र बनेंगे तो उनके दिल का एहसास हम तक आसानी से पहुंच सकेगा। अर्ज किया है, बचपन के वो दिन भी क्या दिन थे, ना दोस्ती का मतलब पता था, न मतलब की दोस्ती थी। कार्यक्रम का इंतजार और आभार, इन्होंने लिखते हुए ये सारी बातें लिखकर भेजी हैं। जी, और ये जो दोस्ती और झगड़े की बात है ना, उस पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चे जिसके साथ झगड़ा करते हैं, थोड़ी देर में फिर उसी के साथ खेलने लग जाते हैं, राग द्वेष से परे रहते हैं, वे पिछली बात भूल जाते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। हम बड़े लोगों को भी उनसे यही सीख लेना चाहिए। बात मन में न रखकर आगे बढ़ जाना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, माफी भी मांग ले, माफी दे भी दें, हर हाल में खुश रहें, दुख तकलीफें आती जाती रहती हैं। तो भाई देखो, एक ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब भूलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और खुश रह सकेंगे। और एक बात और है कि प्यार जो कहते हैं ना, कि हम बच्चों को देखते ही मन खुश हो जाता है, उसकी खास वजह यही है कि भाई जैसे कि बैंक में पैसा है तो आपको पैसा मिलता है, तो बच्चों के पास खुशी इतनी भरी है ना, ठूस ठूस के भरी हुई है कि हमें देखते ही खुश हो जाते हैं हम। तो ऐसा होगा ना, जब आपका मन निश्चल, तभी आपको भी देखकर लोग खुश होंगे। तो पहले हमें उतना खुश रहना, उतना जिज्ञासु बने रहना, उतना मस्ती में भरे रहना आना चाहिए। और एक बात और होता है कि उन्हें जो चाहिए या जो करना है उसमें वो जुटे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये परवाह नहीं करते कि आपने हटाया तो हाथ मान जाए, क्या समय हो रहा है, क्या है, दिन है या सुबह है या शाम हो चुकी है। जैसे कुछ ब्लॉग बनाने को अगर उनको दे दिया ना, तो बस उसमें वो लग जाएंगे।
बिल्कुल। वो जब तक कि वो जैसा उनको बताया गया है नहीं हो वैसे वो लगे रहेंगे। और एक गेम एक तरह का आने लगा है बुआ, खास तौर पे बच्चियों के लिए मैंने देखा है, इसलिए बता रही हूँ कि वो हेयर बैंड का छोटा सा वायर रहता है, उसमें आप छोटी छोटी अलग अलग तरह के, कहीं पे जानवर है, कहीं पे पक्षी, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल चीजें जिसमें छेद होते हैं मोती की तरह, और वो उसमें डालते जाते हैं और वो खुद अपना हेयर बैंड बना सकती हैं। क्या बात है। अब वो बच्चे जब तक कि वो पूरा न बन जाए ना, वो बच्चियां उठती नहीं है उसको बनाने के लिए। अब उन्हें तब ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें मम्मी की याद आती है, ना उन्हें पापा की याद आती है। तो ये खास जो गुण है ये हम में भी रहता है, लेकिन हम कहीं शायद भूल न जाएं, तो बार बार उनकी ये खासियत हमें याद दिलाती है। तो बहुत कुछ सीखने का है। सबसे पहला जो गुण है वो तो खुश रहने का और सबको मित्रवत मतलब बनाकर रखने का, है ना, जिससे 4 बार वो डांट सुनेंगे उस पड़ोसी के घर भी चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कल यहाँ बहुत बेइज्जती हुई थी, हम लोग तो उधर नजर भी न उठाएं, लेकिन वो चले जाते हैं, इसीलिए वो खुश रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमें सीखना चाहिए। और एक बात और है कि हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि माना जाता है कि बड़े ही बच्चों को सिखाते हैं। हालांकि कई ऐसे गुण भी होते हैं जो बड़े भी बच्चों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बुआ जी। घूमना फिरना, उड़ना भटकना, ये सब बचपन की बातें, और बेफिक्र रहते हैं शायद इसलिए कि हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं। हाँ, ये बात तो है जी। तो मतलब कि बड़े साथ में रहते हैं तो हम बड़े अगर हो गए तो फिर हम फिक्रमंद होना चाहिए। थोड़ा होने की जरूरत है, लेकिन वो जो अंदर का जो बचपना है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यानी कि हम दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं। जी भाई ये स्पष्ट कर दो, नहीं तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई हम बच्चे जैसे ही रहेंगे, बाकी जिम्मेदारी किनारे करो हमारी। नहीं, देखिए वो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में मोबाइल लेने लग गए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई। देखो ऐसा है कि ये जो तुमने बात उठाई ना, आज हमारा वो दिन भी है, हमें उस पर बात भी करना है कि हैकर्स की नजर जो है वो हमारे ऊपर है। जी बिल्कुल। और हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी जो जानकारी उसमें डाल रहे हैं, कहाँ से किस तरीके से वो आपकी जो बहुत खास जो आपकी सारी पर्सनल जानकारियां हैं वहां तक वो पहुंच जाते हैं। तो भाई देखो हमारे साथी कह रहे हैं कि नजर बचाकर चले गए वो, वरना घायल कर देता। मोबाइल से अगर हैकर टकरा जाते तो बैंक बैलेंस खाली कर देता। हैकर की नजरों से बच के रहना बाबा रे, बच के रहना। नहीं बच सके तो बच्चों से खुश रहने की प्रेरणा ले लो। तो इन्होंने यही लिखा है कि आज भी मैं प्रोग्राम से नजर बचाकर अपने शहर का नाम लिखा कि राजकोट आया हूं, जुड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन भाई ये तो जुड़ तो गए आप, बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता लिख रहे हैं। बिल्कुल, है ना, जुड़ भी गए हैं और शायद सुन भी रहे होंगे। बिल्कुल सुन रहे होंगे। जी। तो सोशल मीडिया पे जो हम बात कर रहे हैं ना बुआ कि कैसे क्या हो जाता है, किस तरह से हैकर्स आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर आपने कुछ एक फोटो ली है, मान लीजिए कि आपने जैसे ग्रेजुएशन की फोटो हम नहीं लेते, उसमें हम अपना मार्कशीट और पूरा जो कॉन्वोकेशन होता है तो हम अपना मार्कशीट वगैरह लेकर के फोटो खिंचवाते हैं अपने माता पिता के साथ। बहुत हमें अच्छा लगता है, वहां डालते हैं, क्योंकि वो एक ये भी है कि आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए तो हमेशा के लिए वो सेफ हो जाता है, वो फोटो कहीं सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अब इन लोगों के पास जो हैकर्स हैं, जिनकी इच्छा ही यही है कि कहीं से कुछ धोखाधड़ी कर लें, इनके पास कुछ इस तरह के ऐप होते हैं कि वो जूम इन करके आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपका जो कॉलेज का नंबर है, पूरा विवरण ले लेते हैं। पूरा विवरण ले लेते हैं। अच्छा। वहां से उनके पास कुछ इस तरह के ऐप भी होते हैं या इस तरह की उनकी क्या तरकीबें होती हैं कि आपकी जितनी भी जानकारियां हैं वो उन तक पहुंच जाती है। और ये चीज कहीं दूर किसी रिश्तेदार के हमने देखी है कि उनके खाते में से पैसे जा चुके हैं। तो ये बात जब उनसे निकली तब सोचा कि ये तो भाई ऐसी बात है कि सबको सतर्क करना बहुत जरूरी है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या वीडियो डाल रहे हैं और क्या फोटोग्राफ आप वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, ये इसको करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो फोटो वाली बात और डिग्री वाली खास तौर से है, उसमें उसका प्रयोग करके कभी कभी पूरी फेक आईडी बना लेते हैं और उस कार्यालय में मतलब उस विद्यालय में जाकर अपनी जगह मतलब उनकी जगह अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं नौकरी में भी इस तरीके का घपला कर सकते हैं, हो जाता है। तो इसमें खास तौर से सिर्फ ऐसा है कि पैसे ही नहीं जाते हैं, हैकर्स इस तरीके की केवल नहीं करते बल्कि ये भी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी आपका पूरा कह सकते हैं ना कि पूरी जन्म कुंडली उनके पास चली जाती है। जी बिल्कुल। तो कहीं कहीं जमीन जायदाद का मामला हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी डिग्री आदि हैं, वो सब भी गायब हो सकती हैं।
खो सकती हैं या कोई और अपने नाम ट्रांसफर कर सकता है। जी, है ना? तो उसमें किस तरह से देख लेते हैं बुआ कि वो घर के बाहर अगर हमने सेल्फी ली है, हाँ, मान लीजिए घर का नंबर अगर पीछे लिखा है, तो वो वहां से और आपने आप किस शहर में वो सारी जानकारी ले लेगा, आपका पता निकाल लेगा, वहां से भी वो जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि आपके उसमें पूरे विवरण निकाल लेते हैं वो कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर गलती से किसी के साथ फोटो लेते समय अगर आपने कोई कार्ड उसमें दिखा दिया हो तो वो हैकर उसकी भी चोरी कर सकता है, यानी कि कई जानकारी उनके पास अब आ चुकी है, वो आपको बहुत अच्छे से जान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे एक साथी इसी मामले में बता रहे हैं कि जो 3 प्रकार का होता है हैक्स, इन्होंने लिखा सिस्टम हैकिंग होती है, जी, कंप्यूटर पर हैकिंग होती है, नेटवर्क हैकिंग होती है, और फोन की बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कुछ चोरी हो चुका है आपका। जी, पूरा आपका जो फोन है अब लगभग यूं कहना चाहिए कि चलता फिरता हमारा ये बैंक है, चलता फिरता हमारा सब कुछ अकाउंट इसी में है, हमारे बाकी विवरण भी इसी में है। यहाँ की जैसे डिग्री की बात जैसे तुमने शुरू की वो सब कुछ इसमें हम रखते हैं, या हमारा डायरेक्टरी है ना, सब कुछ इसी में है, नंबर है, फोन नंबर है, पता भी लिख देते हैं हम साथ में, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरा वो क्लोन कर लेते हैं, यानी इसकी पूरी समझ लीजिए कि उनके फोन में आपका फोन पूरा का पूरा दिख रहा है, उनका फोन ऐसा हो गया जैसे वो आपका फोन हो। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे एक साथी ने लिखा जैसे ओटीपी किसी से शेयर न करें, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है लेकिन हम भूल जाते हैं। और प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट रखें, क्योंकि अगर आपका काम ऐसा है कि जहां ओपन रखना है वो बात अलग है, लेकिन अगर इस तरह से रखना ही है तो आप आपके घर वालों के लिए एक अलग से प्रोफाइल बना के रखें जहां पे आप आपकी निजी जानकारियां अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्रों के साथ करते हो। और अब जो पब्लिक रखने में जिसने लाइक किया है वो भी आपके प्रोफाइल में घुस के आपके जो परिवार के लोग हैं या दोस्तों के, उनके प्रोफाइल में चले जाते हैं, और केवल उन्हीं के फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें जिन्हें आप जानते हैं या आपका कोई परिचित है वो उन्हें जानता है, तो इस तरह से ही आप उनका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको स्वीकार करना चाहिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट के मामले में ठीक है, अगर उन्होंने अपना लॉक कर रखा है तो आप ये देख लें कि आपके कॉमन फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, आप उनका विवरण भी देख सकते हैं। उनके किसी और फ्रेंड का विवरण देखने से बहुत कुछ आपको पता चल सकता है कि ये कैसे हैं, क्या है, तभी आप उसे स्वीकार करें, या देख लें कि कुछ तो कॉमन है या ठीक ठाक है कि नहीं है। लेकिन बहुत सारी फेक आईडी भी होती हैं जो कि नकली होती हैं, जी, वो भी बहुत, अगर आप मतलब कहना चाहिए छानबीन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाई ये कैसा नाम है, ये कैसे शहर का है, ये इन्होंने ये विवरण क्यों नहीं दिया है, या कोई दोस्त क्यों नहीं नजर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत आपको विस्तार से देखना चाहिए, उसमें समय लगाइए। ऐसे नहीं कि खुश हो जाइए कि अच्छा 20 लोगों ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आग्रह कर रहे हैं तो चलो हम मतलब हम बड़े मतलब लोग मुझे कितना चाहते हैं और हम उसे स्वीकार कर लें। वो भाई हैकर्स यानी अपने हित के लिए अन्यों के हित पर चोट पहुंचाने वाले लोग, ये हमारे साथी लिख रहे हैं और इन्होंने काफी लंबी कथा भी लिखकर भेजी है। मतलब ये इनका कहना यह है कि पहले के डाकुओं का स्थान इन लोगों ने ले लिया है। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो है ही, सरकारी तंत्र को भी आजकल हैक कर लिया करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इस अद्भुत और अदृश्य हैकर्स से परेशान है। ऐसे में व्यक्तिगत स्तर पर सचेष्टता आवश्यक है, क्योंकि सरकार कानून पारित कर सकती है, उसके आघात या क्षति को तो हमें स्वयं ही सहन करना है। तो भाई ऐसे ही कोई ऐप आप डाउनलोड मत कर लीजिए, किसी को भी वो मत कर लीजिए। ऐसे हमारे साथी लिख रहे हैं अननोन नंबर कभी रिसीव ना करें। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि आजकल की रजिस्ट्रेशन के बगैर ये काम नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन कभी कभी सिर्फ कहते हैं 5 रुपए है, तो हमें लगता है 5 रुपए दे दें, लेकिन आप खुद सोचिए कि 5 रुपए से क्या किस चीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है आजकल। नहीं होता है। और वो बड़े मजे से कहते हैं नहीं ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 रुपए भी आपके कटेंगे नहीं, लेकिन जरूरी है। तो समझ लीजिए कि ये आपकी सारी जानकारी लेने के लिए किया जा रहा है। जी, वो उतना लंबा खींचते हैं आपकी बात, ताकि तब तक वो नहीं, वो आप अपना जब पिन डालते हैं ये 5 रुपए देने के लिए, तो वो आपका पिन ले लेते हैं। जी, वो क्लोन कर चुके होते हैं आपका फोन, सिर्फ आपके नंबर डालने की जरूरत है। जी, तो ये सारी चीजें जो है बहुत सतर्क रहें, लालच में ना जाएं कि अक्सर होता है कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए हैं। बहुत सारे संदेश ऐसे आते हैं कि बिल्कुल लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही आपको संदेश भेजा है। जी, तो बहुत अच्छे से कई बार वो उसमें मुफ्त कोई गिफ्ट की भी बात होती है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको फला चीज मिल जाएगी। तो हमें कहीं वो लालच में भी बिल्कुल नहीं आना है। हमें लगता है कि अरे हाँ
और कुछ बातें कुछ इस तरीके की होती है, कभी कभी फोटो भी आ जाता है, हमारा फोटो आ जाता है और हमारी कुछ जानकारी साथ में आ जाती है और हमें लगता है कि हाँ ये तो हमारे बैंक या हमारे वो संस्थान से है जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनके नाम पर भी आपको लूटते हैं। कहते हैं आप जो हर महीने या हर साल में एक बार पैसे देती हैं, आप इतना जमा कर दीजिए तो क्या होगा कि आपका ये सब EMI वगैरह फ्री हो जाएगा। बहुत तरीके की चीजें हैं। ऐसे ही हम ऑनलाइन कुछ खरीदारी करते हैं पुरानी चीजें, तो वो कहते हैं आप पहले हमारे अकाउंट में कुछ थोड़ा सा पैसा जमा कर दीजिए। बड़े फर्नीचर आदि अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं पहले 2,000 जमा कर दीजिए या 20,000 जमा कर दीजिए, उसके बाद हम 1 लाख का सामान दे देंगे। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दिक्कत हो जाती है आपको, तो सतर्क रहें। कभी कभी आपके दोस्त के नाम पर पैसे ले लेते हैं कि आपके फलाने दोस्त, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इमरजेंसी में है और हमें लगता है दोस्त ने भेजा है, अगर उसने नंबर दिया है तो वाकई में वो जरूरतमंद होगा और इस तरह से हम हैक हो जाते हैं। जी, तो ख्याल रहे। कुछ चीजों में सतर्कता जरूरी है और जानकारी भी जरूरी है, लेकिन जानकारी तो इस बात की भी जरूरी है ना दीपा बिटिया के हमारे जो पुराने साहित्यकार हुए हैं उन्होंने क्या क्या लिखा, कब कब हुए। तो आज मुंशी प्रेमचंद जी की जो जयंती का दिन है जी, इसे हम मनाएंगे। और कैसे मनाएंगे? यानी कथा सुधा के माध्यम से। इसमें उनका संक्षिप्त परिचय भी है और उसके साथ में उनकी प्रसिद्ध कहानी तेतर भी है। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने 3 लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता, उसे भी इन अंधविश्वास से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है। या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता
लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे। अम्मा, तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। अम्मा, इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा। उपाय बताने वाले तो बहुतेरे हैं, और पंडित जी से पूछो, कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई। यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया। अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से। उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है। ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती। गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही। क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या। अम्मा, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराओगा ना। अब बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। इतने में सौर में से पुकारकर लक्ष्मी ने कहा, अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है। भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी। तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं? मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें। कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ, सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना। हाँ। सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ, बताइए ना। अरे लड़की तो हुई है बेटा। क्या? ओहो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी। जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना। अरे तो क्या सौर में जाएगा है? पागल हो गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर। लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा। कहाँ जाते हो?
बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना। बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा। लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा। अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ। हमको भी दिखाओ। भैया नन्ही सोगी? अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है। गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा। हम भी देखेंगे, हमको भी दिखाओ। देखा कैसी सुंदर है। कैसा आंखें बंद करके सोए, देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें दो, हम भी देखेंगे। खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। फुलवारियाँ भी होंगी, ढेर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कितनी सुंदर है। छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात ये थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो माँ उसे झिड़क देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। ओरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। अरे यहाँ क्यों ले आए? पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है। अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ। दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू सिद्धू, जरा उस बकरी को पकड़ो 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 पकड़ो। ला 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 लाओ, तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुगलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुन रहे थे तेतर जी। और मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां है ना बुआ जी, वो हम उसमें बहते चले जाते हैं। इतनी कहानियां आम इंसान की और हमारे आसपास हमने ये सब होते करते देखा है, तो हम बह जाते हैं, हम भूल जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि कहानी और आगे बढ़े, है ना। तो अगले सोमवार तक इंतजार कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाई 1980 में वाराणसी के पास लमही गांव में जन्मे मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई आज ही के दिन, जैसा कि हम उनकी जयंती मना रहे हैं जी। और सभी जानते हैं कि कलम के धनी थे। धनपत राय श्रीवास्तव उनका नाम था, असली नाम। हाँ, नवाब राय नाम के नाम से भी वो लिखते थे उर्दू में। तो इस तरीके से उन्होंने अथाह, हमारे कहना चाहिए, साहित्य को चीजें दी हैं और बहुत सारी विधाओं में लिखा है। इतने उपन्यास, इतनी कहानियां कि पूछो मत। जी बिल्कुल। और उनकी कहानियों की जो भाषा इतनी सरल होती थी कि हमें न तो हमें समझने में कभी कठिनाई हो, और वो आज तक मन में कुछ कुछ कहानियां, जैसे बूढ़ी काकी, वो मन में रची बसी है। वो अपने पाठ्यक्रम में बहुत सारे हमारे साथियों ने पढ़ी भी होगी इस कहानी। जी हाँ। तो प्रेमचंद की कहानियों ने मानवीय संवेदनाओं को उभारा, रूढ़ियों,
परंपराओं, अंधविश्वासों पर प्रहार भी किया, जैसे कि अभी हमने सुना जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। गबन, निर्मला में मध्यम वर्ग की कुंठाओं को बड़े स्वाभाविक ढंग से दर्शाया उन्होंने। जी बिल्कुल। फिर ईदगाह हो या जैसे बूढ़ी काकी हम बात कर रहे थे, उसमें वो जो उन्होंने स्वाभाविकता की जो भावना है वो बहुत सुंदरता से उसको उन्होंने उठाया। तो बहुत सारे वो उपमाएं भी ऐसी देते थे कि बिल्कुल लगता था कि क्या बात है, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो अगले हफ्ते हम फिर सुनेंगे तेतर का दूसरा भाग। जी बिल्कुल। और एक जो बहुत सारे हमारे श्रोता चिंतित है जिस बात के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मानसून क्या वैसे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या ऐसे घर में कुछ ऐसे उपाय जो हम करें तो जो झड़ रहे हैं वो कम भी हो जाएं और जो बचे उन्हें संभाल लिया जाए। तो बालों के लिए क्या किया जाए? बालों के लिए जो बहुत सारे वैसे तो घरेलू उपचार है बुआ, लेकिन जो बिल्कुल आसान वाले तरीके पहले बता देते हैं। क्या? कि एलोवेरा जेल को पानी में मिला लीजिए, उसको अच्छे से फेंट के पतला कर लें। अब इसको आपने जो खोपड़ी के जो चमड़ी है ऊपर की उस पे अच्छे से लगा लीजिए कि जड़ों तक पहुंचे। बहुत मसलना नहीं है, क्योंकि अगर बाल अभी बहुत टूट रहे हैं और इस मौसम में खास तौर पे बाहर क्योंकि इतनी नमी है तो बाल में भी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, तो बहुत जल्दी क्यूटिकल उनके फूल जाते हैं। हाँ। जैसे दरवाजे फूल जाते हैं ना, उस तरीके से। ऐसा? जी। तो वो बहुत आसानी से इसलिए टूट जाते हैं, जो हमें लगता है कि क्यों इस मौसम में बाल टूट रहे हैं। हाँ, जी। तो हम बस लगा के रखिए और बहुत हल्का हल्का मसाज देना है, और इससे हाइड्रेशन जब अच्छा होगा ना तो बाल थोड़े कम टूटना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इसी तरह से तेल की चम्पी भी बहुत जरूरी है। 1 चम्मच अरंडी का तेल ले लें, 1 चम्मच नारियल का तेल, और इसको भी ऐसे ही अपने त्वचा पर लगाएं, खोपड़ी की, और उसको बहुत लेकिन रगड़ना नहीं है, लेकिन बड़ी मुलायमियत से लगाएं। मतलब जी, है ना? क्योंकि अभी ये कड़ी जरूर है खोपड़ी की त्वचा, लेकिन इसका मतलब नहीं है त्वचा तो त्वचा है ना। जी बिल्कुल। या फिर नारियल का, अगर कई लोगों को अरंडी का तेल की जो गंध है वो पसंद नहीं आती, या वो बहुत चिपचिपा कैस्टर ऑयल, और गाढ़ा बहुत होता है क्योंकि वो उसमें चिकनाई चिपचिपापन बहुत होता है। तो नारियल के तेल को गर्म करके अच्छे से लगाएं, और इसमें आप चाहें तो सरसों का तेल मिला सकते हैं। इससे बाल मुलायम भी होने लग जाएंगे आपके और झड़ेंगे भी कम। अब इसमें भी गंध आती है। देखो दीपा बिटिया, ऐसा है ना कि फिर आप या तो गंध की परवाह कर लीजिए या तो बालों की सेवा कर लीजिए। भाई ऐसा दोनों नहीं हो सकता है ना। हाँ। और ऐसे ही इस समय मौसम में तो नहीं, लेकिन आप जैसे तेल की चम्पी जब करते हैं उसके बाद आप एक तौलिया गर्म कर लें, और उसके बाद मतलब गरम करते रहें। गरम ऐसे न करें, मतलब गरम पानी में डाल के उसको ले, और उसको गरम पानी में जब आप लेंगे उसके बाद अपने बालों पर रख के एक तरीके से भाप आप दे सकते हैं, तो उससे भी नरिश होता है बाल, है ना? तो उसको पोषण मिलता है बालों को, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो ये भी आप कभी 2 महीने 3 महीने में एक बार कर लिया करिए। कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन अगर अच्छा 15 दिन पर कहेंगे तब हमारी बहनें 2 महीने पर करेंगे, ऐसा भी होता है ना। नहीं अभी तो भाई जो जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो तो कर लेंगे, और बिल्कुल करिए, ये अच्छी बात है। और एक और तरीका है बुआ कि प्याज का रस लेना है। प्याज का रस के लिए क्या कीजिएगा, छोटे से आप जो अपना मिक्सर का छोटा वाला सबसे छोटा जार है तो उसमें प्याज डाल दिया छोटा वाला, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल दिया उसमें, और तेल डाल लीजिए और एलोवेरा जेल, ये चला के मिक्सर में अच्छे से चला लीजिए। तेल कोई भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, जो आपके घर में इस वक्त उपलब्ध है वो डाल लीजिए, और इनको अच्छे से आप मिक्सर में या तो कर लीजिए इसको, या फिर प्याज को किस के और फिर उसका कपड़े से छान लें, और ये बाकी सारी चीजें मिला लीजिए। अब ये इसको आप 2 घंटे सर पे अपने लगा के रखें, और बाद में जैसे हम अपने साधारण तरीके से शैम्पू करते हैं वैसा कीजिए। तो ये बड़ा असरकारक तरीका है प्याज के रस में, क्योंकि सल्फर बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमें बालों को की जड़ों को मजबूत होने में बहुत सहायक होता है। तो एक बात और है कि अक्सर हम सोचते हैं कि बाल जब झड़ रहे हैं तो कंघी ना करें क्योंकि और निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि खाना खाने के बाद कंघी जरूर करें। बहुत खींचकर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। सामान्य तरीके से कंघी करने से बालों में मालिश हो जाती है, यानी जड़ों में उसके, तो वो जरूर करें। तो ये ना घबराएं, जैसे कि होता है ना डायरिया की पानी तो निकल ही रहा है तो पानी न दे, तो ऐसा नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही बालों के संग है कि बाल निकल भी रहे तो भी कंघी जरूर करिए, है ना। और एक तेल भी बना सकते हैं कि आप एक प्याज लीजिए और 4-5 लहसुन की कली ले लीजिए, और 1 कटोरे नारियल का तेल लिया, उसको अच्छे से भून लें, और फिर जब ये ठंडा हो जाए ना तो इस तेल को छान लें, और इस तेल को आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार जैसे आपकी सहूलियत है ये लगा के देखिए। इससे भी बालों का जो टूटना है ये कम होने लग जाता है। तो भाई बहुत सारे उपाय हैं, और भी विधियां हमारे साथियों को पता होंगी, जैसे जबा कुसुम का फूल है,
जिसको कि हाइबिस्कस कहते हैं या गुड़हल कहते हैं, उसका भी लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग बहुत सारे हैं, लेकिन करते रहिए। पता सबको है लेकिन हम लोग करते नहीं है। साथियों, हमने करते रहेंगे तो हाँ जी, इसका असर जरूर आएगा। और वक्त भी वो आ गया है जहां हमें विदा इनसे लेनी, हमारे श्रोताओं से लेनी होगी, ये वादे के साथ कि हम कल फिर बुलेंगे। तो आप सभी को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार।